6 मई की आधी रात इंडिया के फाइटर प्लेन तैयार थे। टेलिटी कैंप में फिदाई सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अरेबियन सी में पाकिस्तान एक मिसाइल की टेस्ट करती है, साथ ही साथ इंडियन फोर्स को भी टैग करना शुरू करती है। 3 घंटे बाद ही सीज फायर का एग्रीमेंट तोड़ के पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंकुर और रजौरी में फायरिंग करना शुरू कर देता है। इंटरनेट पे एक फेक पोस्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि हमने इंडिया पे राइफल फेंक दी और इंडियन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। 6 क्रूज मिसाइल, हैमर बम और कामिकाज़ ड्रोन भी तैयार थे। और तभी ट्विटर पर एक मैसेज आता है, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। पिछले 12 दिनों से एक सीक्रेट रूम में एनएसए अजीत डोभाल के अंडर एक मिशन की प्लानिंग की जा रही थी। तो टारगेट था पाकिस्तान और पीओके के टेरर कैंप्स। एक बात की खबर रखी जा रही थी। 22 अप्रैल को उन टेररिस्ट ने जिन 26 आदमियों को मारा था, ये मिशन था उन इंडियन वुमेन्स के लिए जिनका इन अटैक्स में सुहाग छिन गया। ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ऑफिसर्स एक साथ तैयार थे। 7 मई रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच इंडिया 24 अटैक्स करती है, जिसमें टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को उड़ा देती है। जिसमें कि 4 पाकिस्तान में थे और 5 पीओके में। और इस अटैक में 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमला था बवालपुर का मरकाज सुभान अल्लाह कैंप में, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था। वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने 2019 में पुलवामा अटैक किया था। इसके साथ ही अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई, जिसने IC-814 का हाईजैकिंग प्लान किया था, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक था, वो भी इस अटैक में मारा जाता है। इसी के साथ मसूद अजहर के घर में उसके 10 फैमिली मेंबर्स और 4 सपोर्टर्स मारे जाते हैं। फिर एलिटे हेडक्वार्टर मुरीद के, जहाँ 26 धारा के अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी उड़ा दिया जाता है। मुजफ्फराबाद पीओके में शबाइन अल्लाह कैंप, जो कि एक एलिट ट्रेनिंग सेंटर है, जो पहलगाम अटैक और 2024 के सोनमर्ग अटैक और गुलनम अटैक में शामिल था, उसे भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। साथ ही साथ एलओसी से 13 किलोमीटर दूर अब्बास कैंप को भी उड़ा दिया जाता है। इस एलईटी कैंप में फिदाई सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और अगली सुबह 7 मई 10 बजे इस ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए 2 वुमेन ऑफिसर्स, IAF विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिसमें कहा जाता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से प्लान आउट किया गया, जो टारगेटेड एरियाज थे इसे किस तरह खत्म कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आज तक जितने भी अटैक हुए वो सभी ट्रेन टेररिस्ट थे, जो कि पीओके और पाकिस्तान से किए जा रहे थे। उरी के 12 दिन बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पुलवामा के बाद भी 12 दिन में बालाकोट को उड़ा दिया गया। अब पहलगाम अटैक के 14 दिन बाद ही आया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। लेकिन इसके बाद ही पाकिस्तान क्या करता है कि इंटरनेट पे एक फेक पोस्ट डालता है, जिसमें कहा जाता है कि हमने इंडिया पे राइफल फेंक दी और इंडियन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन PIB इस पोस्ट को फेक साबित कर देती है। इसके बाद पाकिस्तान क्या करता है कि LOC को पार करके फायरिंग शुरू कर देता है। उस फायरिंग में 15 सिविलियंस मारे जाते हैं, जिसमें कि 4 छोटे बच्चे थे और एक आर्मी ऑफिसर भी था। लेकिन इस अटैक में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ISI ने ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे बिना ही कर दिया, क्योंकि स्काल्प मिसाइल की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से ऊपर है। वही हैमर की रेंज जो है वो 50 से 70 किलोमीटर है। और वही कामिकाज़ ड्रोन जो है वो GPS से ट्रेस होते हैं, जिससे कि उन्हें कहीं से भी उड़ा दिया जा सकता है। इस अटैक में सबसे बड़ा अटैक था जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जो कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर दूर पर था।
इसमें गौर करने वाली बात तो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी के किसी भी जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि इसे पहले से ही प्लान आउट किया गया था कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ही उड़ा दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के किसी भी जगह को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ही 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान इंडिया के 15 सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करती है, जिसमें इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट साइड की सिटीज थे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही इंडिया S-400 सिस्टम से उनकी जो मिसाइल्स और ड्रोन है उसको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यू नो व्हाट, 8 मई की रात पाकिस्तान क्या करता है कि पंजाब, राजस्थान और जम्मू के जो आर्मी कैंप्स है वहाँ पर चीप हैमस्टर जो रॉकेट है वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जिसे इंडिया तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब सवाल ये आता है कि टेररिस्ट कैंप्स को कैसे ढूंढा गया और ऐसा क्या हुआ कि इंडियन सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। तो अब होता क्या है कि पहलगाम अटैक के कुछ घंटे बाद ही एक मीटिंग होती है, जिसके तुरंत बाद ही IAF अटैक्स की तैयारी करता है। वहीं नेवी के INS सूरत एक सक्सेसफुल सरफेस टू एयर मिसाइल्स का टेस्ट करता है। इस सब की वजह से बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान अपने आर्मी को अलर्ट कर देता है। अरेबियन सी में पाकिस्तान एक मिसाइल की टेस्ट करती है, साथ ही साथ इंडियन फोर्स को भी ट्रैप करना शुरू करती है। इसके बाद पाकिस्तान का LOC को पार करके फायरिंग करना और इंडिया का उनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू है। इंडिया ने बाकी सारी कंट्रीज को जैसे कि चाइना, अमेरिका, रूस और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया को एक अलर्ट मैसेज दिया कि पाकिस्तान को कोई भी वेपन्स और पैसे देना बंद कर दे। इस ऑपरेशन को इतनी खतरनाक तरीके से फॉर्म किया जाता है कि हाफिज सईद के घर के पास सिक्योरिटी तक बढ़ा दी जाती है। वही POK जो है वो कई दिनों से इमरजेंसी में था, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा मदरसे बंद कर दिए जाते हैं। वही चकोटी जैसा गांव जो कि बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लोग अपने बच्चों के साथ बंकरों में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। इसी के बीच NI क्या करती है कि डिजिटल स्पाइंग से मुजफ्फराबाद और कराची के जो टेररिस्ट कैंप है उसको ट्रैक करना शुरू कर देती है और पता लगाते हैं कि कैसे सैफुल्लाह कसोरी ने 2 लोकल कश्मीरी अनंतनाग से आदिल ठोकर जिसे लीडर बनाया और शाहपुर से हासिम मूसा जिसे उसका सपोर्टर। ये जो आदिल ठोकर है वो 10 साल पहले एक पार्ट टाइम स्कूल टीचर था, लेकिन जब उसने मारे गए टेररिस्ट के जनाजे में जाना शुरू कर दिया तो उसके मन में बदले की भावना आने लगी, जिसकी वजह से उसने किसी को भी बिना बताए और विदाउट वीजा अटारी बॉर्डर को क्रॉस करता है और पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ पर जिहाद और वेपन्स की ट्रेनिंग लेता है। इस टेररिस्ट अटैक की शुरुआत हुई थी LET कमांडर फारूक अहमद और हासिम मूसा के साथ, जो कि एक पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी कमांडो और अटैक्स में शामिल था। पहलगाम अटैक के 8 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 2024 में आदिल ठोकर ने PRF के जो टेररिस्ट थे हासिम मूसा और अली भाई तल्हा को हाईटेक वेपन्स के साथ LOC पार करवाई थी। फिर उनको जम्मू के पूंछ राजौरी सेक्टर के रास्तों से कश्मीर के अंदर आने में मदद करता है। वो लोग मुगल रोड का जो फॉरेस्ट है उसकी बहुत ही अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद ही फेक नेम के जरिए मूसा और यूनुस से चाइनीज ऐप पे बात करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पुलवामा अटैक के दौरान किया गया था। लेकिन ये कोई नॉर्मल फोन्स नहीं थे, ये थे लेटेस्ट चाइनीज सैटेलाइट स्मार्टफोन, इसमें कि सैटेलाइट टेस्टिंग, GPS कॉलिंग और इंटरनेट जैसे बहुत सारे फीचर्स है जिसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। इन फोन के जरिए वो पाकिस्तान में बैठे लीडर्स जो है उनसे जुड़े हुए थे। इस सब को उसी तरह प्लान आउट किया जा रहा था जिस तरह 26 गया का अटैक हुआ था। ऑपरेशन के दौरान आदिल और आसिफ के घर से अटैक्स का सामान भी मिला था। इसमें मुश्किल ये थी कि यहाँ का जो चेक पोस्ट है वो बैसरन से कई दूर था। यहाँ नेशनल राइफल्स, RR के 3री बटालियंस और CRF के 116 बटालियंस थे। इसी वजह से अटैक होने के बाद वहाँ पर फोर्स काफी देर बाद पहुंची। पहले 2.5 मिनट बाइक से कवर किए गए, जिसके बाद 4.5 मिनट कीचड़ भरे रास्तों से पैदल आने पड़े। एक और बात, RAW और IB ने अप्रैल की शुरुआत में ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन दूसरी जगह से श्रीनगर के पहाड़ी इलाके में कुछ अनजान लोग देखे गए हैं और कहा कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसी तुरंत बाद ही सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया। डांचीगम नेशनल पार्क और श्रीनगर का निशातबाग एरिया में सिक्योरिटी 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई। यानी कि ये अटैक 19 अप्रैल को होने वाला था, जब PM नरेंद्र मोदी
श्रीनगर की पहली ट्रेन शुरू होने के प्रोग्राम में गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, जिसकी वजह से अटैक का दिन चुना गया 22 अप्रैल। जहाँ उन्होंने 20 और 21 तारीख को सब कुछ ऑब्जर्व किया और उसके बाद प्लान के मुताबिक फिर उन्होंने अटैक किया। ठीक उसी दौर पे श्रीनगर की सिक्योरिटी को बंद कर दिया जाता है। 2016 के पठानकोट के अटैक के बाद 778 किलोमीटर एलओसी पर हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम CRBMS लगा दिया जाता है, जिससे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए और टेररिस्ट कैंप पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, जो कि पीर पांजल की घने जंगलों की वजह से उसे ढूंढ नहीं पाई। वहीं बैसरान जैसे हाई रिस्क जोन में कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, जिसके चलते 2020 में हुए चाइना के साथ जो फाइट हुई थी, वहां पर 3rd नेशनल राइफल को ईस्ट लद्दाख में भेजना पड़ा था और तभी से बैसरान पर CRPF के 116 बटालियंस थे, जिसकी वजह से इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों से फाइट करनी पड़ रही थी। लेकिन ये सब शुरू हुआ था एक छोटी सी चोरी से, जब उन टेररिस्ट ने डेड बॉडी के पास से कुछ मोबाइल चोरी किए थे, जिसकी वजह से NI उन्हें ट्रेस कर पाई, जो मिले थे अनंतनाग के हापतनार गाँव में। लेकिन वहाँ से भी वो लोग भाग जाते हैं। इसके चलते यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, लेकिन अब यह ऑपरेशन कई हद तक बढ़ गया है, जिसके चलते इंटरनेशनल लीडर्स का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान को इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना चाहिए। इस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। जिसके चलते पाकिस्तान क्या करता है कि अमेरिका से मदद मांगता है और इस वॉर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके चलते 10 मई को सीज फायर होता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच ब्रोकर बनता है अमेरिका। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर दोनों देश फाइट बंद करते हैं तो मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा, और यह डिसीजन पाकिस्तान के लिए एक चांस साबित हो सकता है। तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पे एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि अभी तक इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं जल्द से जल्द इन दोनों देशों के साथ ट्रेड जरूर करूंगा। अब इस सीज फायर में इंडिया का कहना यह है कि अगर सीज फायर होगा तो वो सिर्फ इंडिया के टर्म्स में ही होगा, जिसके लिए पाकिस्तान रेडी भी हो जाता है और सीज फायर के लिए हाँ भी कहता है। लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही सीज फायर का एग्रीमेंट तोड़ के पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंकुर और रजौरी में फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद ही इंडिया ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखती है और कहती है कि अब पाकिस्तान से तभी बात होगी जब वो हमें रिटर्न में POK वापस करेगा। और साथ ही साथ इंडिया का कहना है कि थर्ड पार्टी यानी कि अदर कंट्री इस ऑपरेशन सिंदूर में इंटरफेयर नहीं करेगी। इस ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के 5 सोल्जर मारे जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब इसका अंजाम क्या होगा। तो अगर पाकिस्तान ने सीज फायर एक्सेप्ट की थी तो उसको कैंसिल क्यों किया? आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के इस वॉर में क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है।